हे गाइस, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, पहले तो रिजल्ट आ चुका है, तो काफी बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड कुछ बच्चे नहीं निकल पाए, ठीक है ना। कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है ना। क्या पता ही जो फेल आप हुए हो, ये फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, मतलब हम बोलते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये निकल चुका है। बट कोई बात नहीं, आपका भाई आपके साथ है। तो आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूँ, बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट, बहुत ही बढ़िया चीज लेके आया हूँ कि भाई साहब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों के मन में जो डाउट आ रहा है, बच्चों के मन में जो दिक्कतें आ रही है कि सर हम ना 70+ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में किस तरीके से स्कोर करें। हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लिखते तो है, सॉल्व तो करते हैं, बट फिर भी हम लोगों को प्रॉपर मार्क्स उसके अंदर नहीं मिल। भाई साहब आज एकदम 5 इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 70+ मतलब इजीली स्कोर कर सकते हो। बट बिफोर दैट एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई साहब कई सारे बच्चे हैं जो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस, ठीक है ना, इसके अंदर स्विच ओवर हो रहे हैं, मतलब ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में स्विच ओवर हो रहे हैं। कंपलसरी स्विच ओवर होना ही है। अब जो ओल्ड सिलेबस वाले जो पास नहीं हो पाए, उनको कंपलसरीली अब न्यू सिलेबस में जाना ही पड़ेगा। तो उन लोगों के काफी क्वेरीज और काफी डाउट्स मेरे पास आ रहे थे कि सर हमारे ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में क्या फर्क है, खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। थेरी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें यहाँ तक ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत क्या है डिफरेंस है, जो 2 मिनट में आप लोगों को उसके बारे में जो है बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों के माइंड में पूरी तरीके से क्या आ जाए, क्लैरिटी आ जाए। तो भाई लोग देखो, पहले जो ओल्ड सिलेबस था ना, वहां पे टेक्स्ट पूरा एमसीक्यू था, मतलब 100 मार्क्स के पेपर आता था, आपको 100 मार्क्स पूरा का पूरा क्या होता था, एमसीक्यू होता था, आपको एमसीक्यू करने पड़ते थे। लेकिन अब न्यू सिलेबस में टेक्स्ट का पेपर फुल्ली डिस्क्रिप्टिव हो गया है, ठीक है ना पूरे के पूरे आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं पेपर के अंदर, जो मैं आपको बता दूं न्यू सिलेबस में थेरी उतनी नहीं आती है, प्रैक्टिकल का इम्पैक्ट ज्यादा, प्रैक्टिकल का कंटेंट जो रहता है वो ज्यादा रहता है। ये किसकी अगर मैं बात करूं, टैक्स की। दूसरी बात अगर मैं टैक्स की करूं, तो जो टैक्स है ओल्ड सिलेबस में वो भी 100 नंबर का ही था, न्यू में भी वो 100 नंबर का ही है। मतलब अगर मैं टैक्स की बात करता हूँ तो न्यू में भी जो टैक्स है वो 100 नंबर का ही है। बस फर्क ये हो गया कि ओल्ड में जो टैक्स था वहां पे इनकम टैक्स 50 मार्क्स का था, जीएसटी और कस्टम जो थे वो भी 50 मार्क्स का था, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर। और पेपर जो था वो ग्रुप 1 में हुआ करता था। अब न्यू सिलेबस में इनकम टैक्स को कर दिया इंस्टीट्यूट ने 60 मार्क्स का, जीएसटी और कस्टम्स को 40 मार्क्स दे दिया है, और पेपर जो आ गया है वो काय में आ गया है, ग्रुप 2 में आ चुका है। तो अब टैक्स ग्रुप 1 में ना रहते हुए काय में डाल दिया इंस्टीट्यूट ने, ग्रुप 2 में डाल दिए। और थोड़ा सा वेटेज जो है वो इनकम टैक्स को ज्यादा दे दिया, जीएसटी और कस्टम्स का 10 मार्क्स का वेटेज कम कर दिया, बट उससे कंटेंट कुछ कम नहीं हुआ है। अगर मैं कंटेंट वाइज बात करूं तो कंटेंट ऑलमोस्ट वही का वही है। बस सबसे बड़ा जो फर्क है कि पहले आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करके आते थे वहां पे पेपर में, अब आपको पेपर में क्वेश्चंस बाकायदा, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं या थ्योरी होती है, वो थ्योरी लिखनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा मेजर क्या है, चेंज है काय के अंदर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर। तो सर ये तो बहुत टेंशन की बात होगी, तो बहुत टेंशन की बात होगी। अब कैसा, अब क्या करेंगे, इसका भी सोल्यूशन तुम्हारा भाई लाया है। दूसरा एफएसएम और सीएमए की भी बात मैं कर लूं, तो जो फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हुआ करता था 100 नंबर का ओल्ड में, और कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ करता था 100 नंबर का ओल्ड में, ठीक है ना। तो अब वो सीएएफएम जो है वो कितने नंबर का हो चुका है, 100 मार्क्स का हो चुका है। कितने मार्क्स का हो चुका है, 100 मार्क्स का। मतलब ये पहले दोनों मिला के 200 मार्क्स होते थे, अब ये कितने नंबर का हो गया है, 100 नंबर का हो गया है। पहले ये ग्रुप 2 में होता था, अब ये सब्जेक्ट काय में आ गया है, ग्रुप 1 में आ गया है। मतलब सीएएफएम अब ग्रुप 1 में आ गया है, उसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी आपको अगर मैं बताऊं तो जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कंटेंट है और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंटेंट है, वो अब सीएएफएम नाम से 100 मार्क्स का पेपर रह चुका है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स का है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है, बाइफरगेटेड। बट पेपर जो है वो 100 नंबर का है, ठीक है। पहले ये पेपर भी एमसीक्यू हुआ करते थे दोनों, अब ये पूरा का पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव हो गया। और एक बहुत अच्छा चेंज मेरे को लगता है आया है कि अब जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो न्यू सिलेबस में नहीं, मतलब जो हमारा होता था ना एफएसएम, फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, न्यू सिलेबस में हटा दिया। तो ये जो लोग ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में स्विच ओवर हो रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर ये थोड़े बहुत क्या है चेंजेस है, थ्योरी में इतने कोई खास चेंजेस नहीं है, अगर मैं जितना आपको बताऊं तो, ठीक है ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये थोड़े चेंजेस है।
तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि भाई साहब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अब हो गया है रिटन, मतलब पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है, पेपर लिखना है, डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। इसके लिए बच्चों को टेंशन आ रहा कि सर जो हमारे पास ओल्ड सिलेबस वाली क्लासेस है वही हम देखें क्या, ठीक है ना, उससे हमारा काम हो जाएगा क्या? यार ऑनेस्टली बोलूं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ओल्ड सिलेबस में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है ना, और आपको प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, तो आप जो आपके पास क्लासेस है वही देख सकते हो, ठीक है ना। बट मेरा ये मानना है, क्योंकि अब यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो ये आया है कि आपको पेपर में लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसकी वजह से मैं ये बोलूंगा कि आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करो, तो आप लोग मेरी जो रेगुलर बैचेस है, जिस जो कि 100 डेज की बैचेस है, मतलब आप ये समझ लो कि वो अप्रैल महीने तक उसके अंदर आपका पूरा कंटेंट जो है, अप्रैल से लेके मई फर्स्ट वीक तक आपका पूरा कंटेंट कवर मैं करवा दूंगा। वो बैचेस अगर आप चाहते हो टैक्स या CAFM की लेना इंडिविजुअली, आप बिल्कुल वो बाय कर सकते हो। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि अगर आप टैक्स बाय करना चाहते हो तो आप 2000 रुपीज में इंडिविजुअली टैक्स बाय कर सकते हो। अच्छा, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ भाई, ये कोई मैं यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन बैच नहीं दे रहा हूँ, ये रेगुलर बैच है। और वो रेगुलर बैच के अंदर हर चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी मतलब हर चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं, प्लस पूरी की पूरी मॉड्यूल तक हम क्या करेंगे आपके साथ में क्लास में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इवन CAFM की बात करूं तो वो लेना चाहते हो इंडिविजुअली तो आप वो 2000 रुपीज में ले सकते हो। और आप अगर दोनों लेना चाहते हो टैक्स और CAFM, तो ये आप दोनों 3500 में ऑफर प्राइस में आप ये ले सकते हो। बट मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ, इट इज नॉट अ रिविजन बैच, ठीक है ना, क्योंकि मैं जनरली ये मानता हूँ कि रिविजन तो यार मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ काफी सारी रिविजन जो है वो मैं यूट्यूब पे डाल ही देता हूँ बाद में मई महीने में, ठीक है ना। बट मेरा ये मानना है कि जितने ज्यादा आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कंसेप्ट क्लियर रहेंगे और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप पेपर में अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो इसीलिए भाई रेगुलर बैच है, बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ पूरी मॉड्यूल सब कुछ यहाँ पे मैंने कवर करवाई है, ठीक है। तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो CS कार्ड इंडिया से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब भाई साहब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम 70+ किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों को प्रॉब्लम जाती है वो ये है कि भाई सबसे पहले आपको ना कंसेप्ट्स को थरोली समझना पड़ता है, जो मैं आपको 2 मिनट पहले भी बोल रहा था। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, हम ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, और ऊपर ऊपर से excuse me, ऊपर ऊपर से पढ़ के हम लोगों को आधी अधूरी चीजें समझ में आती है, आधा अधूरा कंसेप्ट समझ में आता है। तो उस चक्कर में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अभी तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे को आ गया, बट पेपर में जाने के बाद आप वो क्वेश्चन को क्या नहीं कर पाते हो, प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते हो, प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। इसीलिए कंसेप्ट जो है वो आप थरोली क्या करो, समझो, एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को आप प्रॉपरली क्या करो, समझो। दूसरा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मतलब अगर मैं आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की एक हैक बता दूं, सिंपल सा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का हैक बता दूं जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, और वो है प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन आप खुद से कॉपी में सॉल्व कर करके देखोगे, और वो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, एक एक क्वेश्चन उठाओ और इमेजिन करो तुम एग्जाम में बैठे हो और उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन उठाया, उसका आधा क्वेश्चन करा, फिर आंसर देखा, फिर वापस से अरे आधा बचा हुआ कर लिया, ऐसा ट्राई कि आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, इस तरीके से आप उनकी क्वेश्चंस की क्या करो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अब बच्चा बोलता है मैं कितनी प्रैक्टिस करूं, इसका कोई सीमा नहीं है, जितनी तू प्रैक्टिस कर सकता है मल्टीपल क्वेश्चंस की उतनी ज्यादा करो। बट ये प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही टाइप के 10-10 क्वेश्चन करके देखे, नहीं नहीं, एक टाइप का क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कर लिए, दो क्वेश्चन करके देखे सफिशियंट है, फिर दूसरे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करो। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। और ये रेगुलर बैच जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर मैं काफी प्रैक्टिस, मतलब आप ये समझ लो पूरी मॉड्यूल तो सॉल्व होती है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे क्या कराता हूँ, आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है पेपर में कि सर मेरा 80 नंबर का पेपर सॉल्व हो पाया, सर मेरा 70 नंबर का पेपर सॉल्व हो पाया, सर मेरा 60 नंबर का पेपर सॉल्व हो पाया। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस उतनी नहीं थी और हमको टाइम मैनेजमेंट करते पेपर में जमा नहीं। हम अपना 1 घंटा 2 घंटे एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में क्या कर देते, बिता देते, और बाद में हमारे को जाके मालूम पड़ता है यार मेरा तो अभी बहुत बड़ा पेपर बाकी है, जिस चक्कर में हमारा पेपर क्या होता है, छूट जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि तुम लोग आज से ही ये ट्राई करो, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो तुम टाइमर लगा के बैठो, एक छोटी सी टाइमर वाली वॉच आती है तो ले लो, टाइमर लगा के बैठो, देखो कितनी देर लग रही है। स्टार्टिंग में हो सकता है
एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 45 मिनट 1 घंटा लग जाएगा, बट वही क्वेश्चन बाद में आप धीरे धीरे 15 मिनट में 10 मिनट में क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो टाइम भी मैनेज हो सकता है प्रैक्टिस से। और इसके लिए एक और सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है, और वो होता है कि आप खुद मल्टीपल पेपर सॉल्व कर करके देखो। यानी जब आप पढ़ लो तो उसके बाद जब एंड समय रहता है, अप्रैल मई का जो समय रहता है, वहां पे आप जितने ज्यादा खुद से पेपर सॉल्व कर करके देखोगे, उतना ज्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट, मतलब उतना ज्यादा आप टाइम को प्रॉपरली क्या कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। मैं इतने मतलब मैं पर्सनली क्या करता था कि मैं घर में ही पेपर सॉल्व कर करके दे देखा करता था। तो उससे मेरा क्या हो जाता था, मेरे को पता चल जाता था कि मैं 3 घंटे में कितना पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और बहुत फायदे वाली चीज भी होती है। दूसरा होता है, अब वैसे बोलना नहीं चाहिए मैंने ये बात, लेकिन ये बात फैक्ट है कि ए और बी कैटेगरी जो चैप्टर्स रहते हैं, इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप सी कैटेगरी चैप्टर पढ़ो ही मत, लेकिन ए और बी कैटेगरी के चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, उसके क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो। उसके बाद फिर आप सी कैटेगरी चैप्टर्स के ऊपर क्या कर सकते हो, जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेंडमेंट्स। सर देखो, सीएएफएम में कोई अमेंडमेंट नहीं होता है। तो सीएएफएम जो है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां तो कोई अमेंडमेंट है भी नहीं और ना होता है। तो बच्चों का क्वेश्चन आ भी रहा है कि दिसंबर में हमने एग्जाम दिए थे, अब जून में अमेंडमेंट है क्या? सीएएफएम में कोई अमेंडमेंट नहीं, बट टैक्स में अमेंडमेंट। तो जितना आप अमेंडमेंट के साथ अपडेट रहोगे, उतना ज्यादा आपके हाई मार्क्स स्कोर करने के चांसेस है, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमेशा अमेंडमेंट्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर, खासकर टैक्स के अंदर, अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सर ये हमको अमेंडमेंट्स कहां से मिलेंगे? सर दो तरीके हैं, आप जो मेरी क्लास बाय करोगे, ये फुल्ली अमेंडेड है फॉर जून 2025 और दिसंबर 2025, ठीक है ना। ये भी हो सकता है। दूसरा, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स करने हैं, तो भाई साहब वो मैं आप लोगों को आने वाले ये जो मंथ है, इसी के अंदर मैं आप लोगों को यूट्यूब पे वो पूरे अमेंडमेंट्स क्या करूंगा, करवा के दे दूंगा। उसकी अनाउंसमेंट मैं आपको थोड़े दिन में कर दूंगा, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट अमेंडमेंट, तो मैं आप लोगों को सिर्फ जो अमेंडमेंट हुआ है वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट के लिए आप टेंशन मत लो। बाकी आप जो, अगर मान लो कोई बच्चा इसके दिसंबर की ऑलरेडी क्लासेस है न्यू सिलेबस की, और वो उसी से पढ़ना चाहता है, तो आप बिल्कुल उसी से पढ़ सकते हो। अमेंडमेंट जो रहेंगे, बस वो अमेंडमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो अमेंडमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। गॉट इट? यस और नो? क्लियर? तो ये सारी बातें अगर आप कर लेते हो, तो भाई साहब किसी के कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे को 70 प्लस स्कोर करने में। आई होप मैं आपको कुछ चीजें वैल्यू एडेड आपकी लाइफ में कर पाया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।